भारत में 6 मिलियन टन मीट की इंडस्ट्री है, जिसमें से कि 4 मिलियन टन पोल्ट्री इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। जी हाँ, तो आज का ये जो केस हमारा है, केसला पोल्ट्री सोसाइटी के ऊपर है, जहाँ हम देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साथ में गवर्नमेंट और साथ में कम्युनिटी मेंबर्स के सहयोग से 14,000 आदिवासी महिलाओं को एक रोजगार मुहैया कराया गया, और जिसमें से कि इनकी कंपनी का 2020 का टर्नओवर 500 करोड़ का था। और साथ में हम अपने सारे वीडियोस की तरह इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें से हम क्या की लर्निंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के। भारत में 6 मिलियन टन मीट की इंडस्ट्री है, जिसमें से कि 4 मिलियन टन पोल्ट्री इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। जी हाँ, तो आज का ये जो केस हमारा है, केसला पोल्ट्री सोसाइटी के ऊपर। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद। 1986 में प्रधान नाम की डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ स्टडी किया और वहाँ देखा कि जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस पर वो काम करने लगे और 1986 में उनको सबसे अच्छा उपाय लगा, क्यों ना इन दीदियों लोग को, इन महिलाओं को हम कुछ पोल्ट्री से रिलेटेड काम कराएं। क्योंकि रीज़न ये है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये, और एक अच्छा रिटर्न देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव को मन में रखते हुए प्रधान ने वहाँ के गांव वालों से बात करके ये इस मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 600 चूजे इन्होंने जबलपुर से मंगाए और लगभग 20 वुमेन्स को इन्होंने ये चूजे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बट जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक बार में कहाँ कोई काम सफल हो पाता है, तो उस समय इनको थोड़ा सा नुकसान भी हुआ और उतना रिटर्न नहीं मिला, बट फिर भी रिटर्न मिला। तो इसी तरह करते करते ये कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ी और काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने काम भी किया, किस तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए और भी टेक्निकल एस्पेक्ट पे। बट इस बिज़नेस को बूस्टअप मिला 1990 के करीब, जब इन्होंने तमिलनाडु स्टेट से एक प्रोफेशनल को बुलाया जो कि पेशे से जानवर के डॉक्टर थे। तो उन्होंने इस बिज़नेस को थोड़ा सा आगे तक लेके गए। रीज़न क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको ट्रेनिंग दिया, किस तरह से रख रखाव होना चाहिए चूज़ों का, किस तरह से वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, और किस तरह से उनके दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ में इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने कुछ दवाइयों के बारे में भी वहाँ की महिलाओं के बारे में बताया और उनको ट्रेनिंग दिया। तो जो पहला लॉट इन महिलाओं ने बेचा था, 600 बर्ड्स का ये लॉट था, जिसमें इनका रेवेन्यू लगभग 10,000 के करीब आया था। तो मेन बारीकियों पे इन्होंने ध्यान दे दिया था। कुछ मेडिसिन को भी ये यूज़ करते थे, जिससे कि मोर्टेलिटी डाउन हुई। और ये जो महिलाएं थी जिनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, ये महिलाएं अलग अलग महिलाओं को इस चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग देती थी, लेकिन दवाओं के नाम काफ़ी कठिन थे। तो इन महिलाओं ने क्या किया, आपस में ही एक दूसरे को दवाओं के नाम से बुलाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला का नाम अगर सुनीता है तो उनको वो दवा के नाम से बोलने लगे। तो इससे क्या हुआ कि उनको दवाओं के नाम याद हो गए और ट्रेनिंग देने में भी आसानी हुई। फिर इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ये बिजनेस चला, और फिर वहाँ पे गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा एक एंगल आ गया। गवर्नमेंट ने देखा कि ये एक अच्छा मॉडल है, मोर्टेलिटी डाउन हो गया है और काफ़ी महिलाएं इस चीज़ में रुचि ले रही हैं, तो क्यों ना इनको एक छोटा सा लोन मुहैया कराया जाए बैंक के थ्रू। तो जब ये लोन मुहैया कराने का प्रावधान स्टार्ट हुआ, तो फिर प्रधान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इस चीज़ को हम और स्केल अप कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लगभग 400 एसएचजी स्वयं सहायता समूह इन्होंने बनाए। ये स्वयं सहायता समूह केवल मुर्गी पालन पे काम करने लगे थे। उसके बाद ये जो धीरे धीरे जो समूह हैं, अलग समूह में मुर्गी पालन होने लगा, अलग समूह में मुर्गी पालन होने लगा, तो अब हमारे पास एक वॉल्यूम आ गया। जब ये छोटे छोटे समूह बनने लगे तो इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी महिलाएं इसमें जुड़ गईं, और ये सारी महिलाएं काफ़ी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आती थीं, मार्जिनलाइज लोग थे, इनके लिए जीवन यापन करना आसान नहीं था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी महिलाओं को जोड़ा गया जिससे उनको कुछ रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते बढ़ाते सन 2001 में ये जो केसला सोसाइटी थी, इसने देखा कि हमारा एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क हो गया, तो अब इस इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव किया जाए। तो 2001 में इन्होंने इस पूरे चैनल को कोऑपरेटिव का रूप दिया और अलग अलग जिलों में भी इसका एक्सपेंशन किया।
जो कि आपको इस वाले चार्ट में दिख जाएगा कि किस तरह से इन्होंने एक्सपेंशन किया। अब ये यहीं नहीं रुके, जब इनका एक नेटवर्क बन गया तो अब इनपुट की ज़रूरत हो रही थी। इनपुट मतलब हमारे जो मुर्गी दाना होता है, मुर्गी को क्या खिलाया जाए, तो इसकी ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसके लिए इनके मन में आया, इन महिलाओं के मन में आया कि क्यों ना एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई जाए जिसमें ये सब इनपुट जो फीड है इसको हम लोग बनाएंगे और इन महिलाओं को सेल करेंगे, जिससे कि मुर्गी जो है स्वस्थ रहेगी और अच्छे वजन की होगी, जिसका मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। तो पहले इन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई जिसकी कैपेसिटी काफ़ी कम थी, लगभग 2 से 3 टन पर डे थी। और उसके बाद लेकिन फिर भी इनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो ये 2-3 टन वाले से काम नहीं चल पा रहा था। तो इसके बाद इन्होंने कुछ पैसे की व्यवस्था करी, कुछ लोन लिया, कुछ प्रधान ने भी हेल्प किया और कुछ ये कम्युनिटी मेंबर्स ने हेल्प किया, और फिर यहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाई केवल मुर्गी दाने की, जिसकी कैपेसिटी लगभग 250 से 300 टन पर डे की थी। क्योंकि अब इनको सप्लाई करना था पूरे दीदियों को, तो इनका नेटवर्क भी अच्छा खासा बन चुका था, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस तरह करते करते ये केवल यहीं नहीं रुके, फिर बैकवर्ड लिंकेज में इन्होंने हैचरी पे भी फोकस किया। लगभग 18 दिन जो अच्छे अंडे थे चूजे वाले, उसको इन्होंने हैचरी में रखा और उसके बाद उस अंडों से चूजे निकले जिसको इन्होंने मार्केट में बेचा। तो ये पूरा इनका एक, अगर हम देखें हॉलिस्टिक व्यू में, तो इन्होंने पूरा बैकवर्ड लिंकेज पे अच्छा काम कर लिया था। फॉरवर्ड लिंकेज पे भी इन्होंने काम स्टार्ट किया। इन्होंने जो डिफरेंट जो बायर्स थे, जो स्लॉटर हाउस थे या फिर जो अलग व्यापारी थे, उनको भी ये सब मुर्गियां सेल करना स्टार्ट किया और जिससे इनका एक अच्छा खासा बिजनेस हो गया। तो इसी मुहिम को करते करते सन 2020 में इनका जो टर्नओवर था 500 करोड़ का था, और इन्होंने अपने इस मॉडल को अलग अलग स्टेट में भी रेप्लिकेट किया, झारखंड में, उड़ीसा में, असम में और मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। क्योंकि क्या होता है, जब चीज़ें एक जगह हम पायलट कर लेते हैं, हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, तो उसको दूसरी जगह रेप्लिकेट करना आसान होता है, क्योंकि हमें पता होता है क्या क्या उसमें बारीकियां हैं और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं कोई भी अगर। तो चलिए चलते हैं कि देखते हैं हम लोग कि इस बिजनेस मॉडल से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कलेक्टिव अप्रोच। जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये सब जो छोटे छोटे समूह में मुर्गी पालन होने लगा था, तो ये कलेक्टिव अप्रोच काफ़ी वर्क करता है इन छोटे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इसमें एक लो इन्वेस्टमेंट होती है और रिस्क कम होता है। सपोज करें कि अगर एक ही जगह पे मैंने 500 बर्ड्स रख लिए हैं, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम होती, कोई बीमारी आती है, तो हमारे 500 बर्ड्स मर जाएंगे। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें कि 50-50 के ग्रुप में अलग अलग समूह ये मुर्गी पालन कर रहा है, तो वहाँ पे रिस्क कम होगा। तो ये कलेक्टिव अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल करेगा किसी भी बिजनेस के लिए जो इस टाइप का स्पेसिफिक, मतलब रूरल कम्युनिटी ओरिएंटेड अगर कोई बिजनेस है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा हमारा आता है टाइम टू टाइम R&D। टाइम टू टाइम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जब ये शेड बनाए गए तो वहाँ पे रेक्टेंगल जाली लगी हुई थी, बट उससे क्या हो रहा था, उस तरह से वेंटिलेशन पास नहीं हो रहा था जैसा कि रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए जिगजैग जाली यूज़ किया गया। तीसरा चीज़ सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो जो गांव की महिलाएं थी, दवाओं के नाम याद करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को सिंप्लीफाई किया। डेली रूटीन में जो काम करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं नाम से, तो उन्होंने दवाओं का नाम रख दिया। इससे क्या हुआ कि इनको दवाओं के नाम याद हो गए। चीज़ नीड असेसमेंट। यहाँ पे इन्होंने देखा कि अब हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क है, तो वहाँ की नीड क्या हो रही है, और अधिकतर लोग मुर्गी पालन से जुड़े हैं, तो उनको दाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम लोग दाना बनाया जाए और उसको मार्केट में सेल किया जाए। अगला है नेटवर्किंग पावर। यहाँ पे इनका जो नेटवर्क था, सब लोग एक ही बैकग्राउंड से थे, सब लोग मार्जिनलाइज लोग थे, सारे लोग महिलाएं थे, और उसके बाद इनके पास ये अच्छा एक नेटवर्क था जिससे कि इन्होंने इस नेटवर्क को अपने बिजनेस में यूज़ किया, क्योंकि सबको ज़रूरत है मुर्गी दाने की। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस नेटवर्क को यूज़ किया जाए और इससे कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई किराने की दुकान है, वो तेल साबुन बेच रहा है, उनके यहाँ कस्टमर आते हैं, किसी कस्टमर को चीनी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, गुड़ की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी और सामान की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कस्टमर तो एक है, बट जो मटेरियल जो हम सेल कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट ये था, और सब लोग मुर्गी पालन से ही जुड़े हुए थे। अगला जो लर्निंग है, स्केल अप। कोई भी चीज़ एक बार हम सक्सेसफुल
मॉडल डेवलप कर लेते हैं तो उसको रेप्लिकेट करना आसान होता है। तो इस तरह से इन्होंने स्केल अप किया। और अगर हम लोग भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर हम कहीं पे ज़रूर हमको पहले पायलट करना चाहिए। जब वो पायलट सक्सेसफुल हो जाता है, उसके चैलेंजेस को हम समझ पाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर पाते हैं, तो फिर हमको स्केल अप की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला आता है फॉरवर्ड लिंकेज, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने बैकवर्ड लिंकेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, काफ़ी महिलाएं भी जुड़ गई थी, अच्छा नेटवर्क बन गया था इनका, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था, इनपुट पे भी ये काम करने लगे थे, फीड्स बनाने लगे थे, हैचरी का काम करने लगे थे। और साथ में इन्होंने देखा कि अगर ये फॉरवर्ड लिंकेज हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा नेटवर्क कहीं ना कहीं वीक होगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए फॉरवर्ड लिंकेज बहुत ज़रूरत होता है कि आप बना तो ले रहे हो सामान, लेकिन उसको बेचोगे कहाँ। तो बेचना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो ये हम लोग को सोचना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। अगर हम फॉरवर्ड लिंकेज पे कमांड कर ले रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। कहते हैं आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अलग अलग केस स्टडीज़ को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मेनली हमारा फोकस रहेगा रूरल एरिया के केस स्टडी को ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि अर्बन कंपनीज जो होती हैं उसके बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सोर्स से मिल जाती है, लेकिन ये जो रूरल इंडिया में भी डिफरेंट बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसकी हाईलाइटिंग नहीं हो पाती है। तो उसी चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। अर्बन एरिया के बिजनेस को भी, जो प्योर एकदम फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और कुछ रूरल एरिया के भी बिजनेस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप लोग भी मोटिवेट हो पाए किसी बिजनेस को करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। और हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहरी। थैंक यू।